हेलो एवरीवन। आज से हम जो NCRSM का सिलेबस है उसके सिलेबस का 10th पॉइंट जो है आहार, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या बताया गया है, आहार की डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, आहार विधि विशेषायतन, अष्ट आहार विधि विशेषायतन, आहार विधि विधान और इन सब के बारे में बताया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आहार की निरुक्ति कि आहार शब्द बनता कैसे है, आहार शब्द का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो क्या है, आहार्यते गलाद अधोनियते इत्याहार, मतलब जो आहार को ग्रहण करे या फिर जो गले से नीचे उतार रहे, जिसे हम गले से नीचे उतार रहे हैं उसे आहार कहते हैं। मतलब हम जो भी खाते हैं उसको हम निगलते हैं, मतलब गले से नीचे निगलते हैं, तो उसको क्या बोला है, आहार कहते हैं। जिस द्रव्य को जिह्वा और गले के द्वारा नीचे निगला जाता है वह आहार है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हार्ड चीज़ हो सकती है, सॉफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसको हम जीभ और गले के द्वारा नीचे निगलते हैं ना, वो आहार है। ठीक है, फिर आहार को क्या बोला है, प्राणा प्राण भ्रताम अन्नम लोको अभिधावती, अन्न को प्राणियों का प्राण कहा गया है और सभी लोग इसके पीछे भागते हैं। ठीक है, आहार को क्या बोला है, प्राणियों का प्राण बोला गया है, क्योंकि हम अगर कुछ खा रहे हैं तो मतलब जैसे अगर हमने कुछ खाया तो उससे हमको क्या मिलता है, पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, हमारी धातुएं अच्छी होती है, तो क्या होता है, उससे हमारा शरीर बलवान होता है और हमारे आरोग्य मतलब हमारी आयु भी बढ़ती है। और अगर हमने कुछ नहीं खाया तो उससे हमारे शरीर में कमजोरी आएगी और हमारे बहुत सारी बीमारियां होगी और आयु का भी क्षय हो सकता है। इसलिए क्या बोला, अन्न को प्राणियों का प्राण बोला है। आहार प्राणियों का मूल है। आहार बल वर्ण और ओज को बढ़ाने वाला है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि आहार के बारे में बताया कि आहार शब्द से क्या समझते हैं, आहार का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, त्रिउपस्तंभ है ना, उसमें भी आहार को लिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, आहार के समान कोई भी औषधि नहीं है, केवल अन्न के द्वारा ही मनुष्य को निरोगी किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर किसी में कोई डिसीज़ हो रही है और उसको हम अच्छे से ऐसा आहार जो उसकी डिसीज़ को ख़त्म करे, अगर वो अच्छे से आहार का सेवन कर रहा है तो उसके बराबर कोई भी औषधि नहीं है। और केवल सिर्फ अगर हम आहार दे रहे हैं ना तो भी बहुत सारी डिसीज़ हम ठीक कर सकते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक कुछ मेडिसिन देना ज़रूरी नहीं है। आहारो महाभेषजम, ये ना वन वर्ड में या फिर ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि आहार को महाभेषज किसने बोला है, तो आचार्य काश्यप ने बोला है। ठीक है, आचार्य काश्यप ने आहार को महाभेषज बोला है। ठीक है, अब हम देखते हैं आहार की परिभाषा। आहारो नाम यद अन्न मार्गम द्वारा शरीरस्य आंतराधीयते तत्र च स परिवर्तितः शरीर अवयवान परिशोषयति सुरक्षति तत्क्षति प्रचुरति शरीर शक्ति परिवर्धयति जीवयति इति जीवयति च। मतलब क्या है, जो द्रव्य अन्न मार्ग के द्वारा शरीर के अंदर जाता है और वहाँ परिवर्तित होकर शरीर के विभिन्न अंगों का पोषण, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति करता है, शरीर को शक्ति बढ़ाता है और जीवन देता है। ठीक है, क्या हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे से। क्या होता है, जो शरीर के अंदर जा रहा है, ठीक है, अंदर गया और क्या करता है, वहाँ पे परिवर्तित होकर शरीर की सुरक्षा कर रहा है, शरीर को पोषण दे रहा है, शरीर की क्षतिपूर्ति कर रहा है और शक्ति को बढ़ा रहा है। ठीक है, वो क्या है, आहार है। हो गया आहार की डेफिनेशन। ऐसा द्रव्य जो शरीर के अंदर जाकर शरीर को पोषण, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति करता है, शरीर के बल को बढ़ाता है और जीवन देता है। जिस पदार्थ के सेवन से स्वास्थ्य की अनुवृत्ति होती है, अर्थात स्वस्थ बना रहे, और जो आहार विहार अजात विकारों को न होने दे, उसका प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। ऐसे कि हमको कैसे आहार का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य बना रहे और वह आहार विहार अजात विकारों का मतलब किसी भी प्रकार की डिसीज को नहीं होने दे, उनका हमें हमेशा सेवन करना चाहिए। प्रमुखत्व, सिग्निफिकेंस था ना जो आहार का, आहार की इम्पोर्टेंस क्या है, तो क्या है, आरोग्य भेषजाधीनम, आरोग्य भोजन पर आश्रित होता है, आरोग्य भोजन अधीनम, आरोग्य भोजन पर आश्रित होता है। अगर हम अच्छा भोजन कर रहे तो हमारा आरोग्य, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, अगर हम अच्छा भोजन नहीं कर रहे तो हमारे शरीर में रोग होंगे। ठीक है, फिर क्या है, नित्य हित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विश्वेश्व शक्त दाता सम सत्य पर क्षमावान आप्तोप सेवी च भवत्य रोग। मतलब क्या है, जो व्यक्ति नित्य हितकर आहार विहार का सेवन करने वाला हो तथा हमारे लिए क्या हितकर है, क्या हितकर, इसकी समीक्षा करने वाला, विश्व में अधिक लिप्त न होने वाला, सत्य वचन बोलने वाला, क्षमावान, आप्त पुरुषों की सेवा करने वाला, उसे रोग नहीं होते।
इस श्लोक में क्या बताया है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको कभी भी रोग नहीं होता है। तो जो नित्य हितकर आहार विहार का सेवन करता है ना, उन्हें रोग नहीं होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना जरूरी है कि जो नित्य आहार विहार अगर हम करेंगे तो हमको कभी भी रोग नहीं होगा। आपको ये सारे श्लोक नहीं याद करना है, आहार की जैसे डेफिनेशन या फिर निरुक्ति में से 1-2 श्लोक याद करने का, ठीक है। फिर क्या है, अन्नम वृत्ति कराणाम श्रेष्ठम, ठीक है। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 25 चैप्टर में हर स्पेसिफिक कैटेगरी में कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ है वो बताया है। तो शरीर को धारण करने वाले द्रव्यों में आहार सर्वश्रेष्ठ है। तो अन्नम वृत्ति कराणाम श्रेष्ठम, आहार को त्रय उपस्तंभ के सबसे पहला माना गया है। तो 3 उपस्तंभ होते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो आहार को सबसे पहले माना गया है। पत्याहार सेवन करने वाले रोगियों को औषध का प्रयोग नहीं होता है और पत्याहार सेवन न करने वाले रोगियों के लिए उचित औषध भी निष्फल होता है। मतलब क्या है, अगर हमने अच्छा से आहार सेवन किया, ठीक है, तो उसमें कोई रोग ही नहीं होगा, तो उसको औषधि का उपयोग ही नहीं है। लेकिन हमने पत्याहार का सेवन नहीं किया, तो अगर हम उसको अच्छी वाली औषध भी दे रहे हैं ना, तो भी उसकी डिसीज इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। इसलिए हमें हमेशा पत्याहार मतलब अच्छा आहार सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए हित करो। हित आहार शरीर तथा सुख की उत्पत्ति और अहित आहार रोग और दुख की उत्पत्ति करता है। तो अगर हम अच्छा आहार लेंगे तो हमारे शरीर में सुख होगा और शरीर भी अच्छा रहेगा, कोई भी मतलब रोग नहीं होगा। और अगर हमने अहितकर आहार सेवन किया तो रोग की उत्पत्ति होगी और दुख भी होगा शरीर में, ठीक है। अब आहार के कर्म कि आहार हमारे शरीर में क्या काम करता है। आहार प्रेरणो सद्यो बलकृत देह धारक आयुष तेज समुत्साह स्मृत्य ओजो अग्निवर्धन, मतलब प्रेरण करता है, शरीर का पोषण करता है, बलवर्धक है, देह को धारण करता है, आयु तेज उत्साह स्मृति ओज और अग्नि को बढ़ाता है, रस आदि धातुओं का पोषण करता है, बल वर्ण और ओज का पोषण करता है। मतलब शरीर में जितनी भी चीज़ें हैं, शरीर में जितने भी द्रव्य है, जो भी बोले हम, जो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, हमारे शरीर को, हमारी आयु को बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य बनाए रखते हैं, उन सब चीज़ों को अच्छा करता है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ओज को बढ़ाता है, बल वर्ण को बढ़ाता है, अग्नि को बढ़ाता है, ये सब काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आहार का वर्गीकरण। तो आहार का वर्गीकरण में सबसे मेन कौन सा है, ये वाला, उपयोग भेद से 4, ठीक है। भक्ष्य भोज्य आसन और पान, ठीक है। भक्ष्य लेह आसन और पान, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपसे सिर्फ 2 मार्क्स में पूछते हैं कि आहार के भेद बताओ, तो 4 भेद होते हैं, भक्ष्य लेह आसन और पान, ठीक है। भक्ष्य मतलब ऐसे जिनको हमको थोड़ा ताकत से लगाना पड़े, जैसे ऐसे बोल सकते हैं नॉनवेज टाइप, ठीक है। लेह मतलब चाटने योग्य, ठीक है। आसन मतलब नॉर्मली जो हम खाते हैं ना, वो खाने योग्य, और पान मतलब पीने वाले, ठीक है, लिक्विड। फिर हम देखते हैं दूसरे जो टाइप्स हैं ना, वो सब, ठीक है। तो आहारत्व में से एक होता है, ठीक है, कि जो भी खाने वाली चीज़ है वो क्या है, आहार है, तो वो एक ही टाइप है। जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं वो एक ही क्लासिफिकेशन के अंदर आती। फिर योनि वैसे मतलब उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, तो 2 प्रकार है, स्थावर और जांगम। स्थावर मतलब क्या होता है, पेड़ पौधों से, और जांगम मतलब क्या होता है, एनिमल से, ठीक है। तो ये 2 होगा आहार भेद से और योनि भेद से। फिर होता है प्रभाव भेद से, ठीक है। हितकर और अहितकर, जो हितकर है हमारे शरीर में शरीर को बढ़ाएंगे, सुख की उत्पत्ति करेंगे, और जो अहितकर है वो रोग की उत्पत्ति और दुख की उत्पत्ति करेंगे। फिर है पथ्य और अपथ्य, मतलब वही हितकर अहितकर वाला। फिर आता है वीर्य भेद से, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। मतलब वीर्य मतलब क्या होता है, उनकी पोटेंसी कैसी है, कि ऐसा कौन से आहार है जो हमारे शरीर में जाकर शीत गुण वाले होंगे, मतलब शीत मतलब क्या बोल सकते हैं, कफ को बढ़ाएंगे, वात को बढ़ाएंगे, पित्त को शमन करेंगे। और उष्ण वीर्य वाले जो पित्त को बढ़ाएंगे, वात और कफ को शमन करेंगे। मतलब ऐसा जो शरीर में जाके उष्ण कार्य कर रहे हैं और जो शीत कार्य कर रहे हैं, ऐसे शीत वीर्य और उष्ण वीर्य वाले अन्न, ठीक है। उपयोग वैसे तो हमने देख लिया 4, ठीक है। भक्ष्य लेह आसन और पान, ठीक है। फिर महाभूत भेद से 5, पृथ्वी आप तेज वायु और नभस, मतलब 5 महाभूत होते हैं पृथ्वी पर। मतलब जितनी भी जो हमारा संसार उसमें सारी चीज़ें कितनी पंचमहाभूतात्मक है। तो ऐसे स्पेसिफिक करना नहीं होगा कि ये रोटी पृथ्वी महाभूत वाली है, पानी जल महाभूत वाला, ऐसा नहीं।
सब में पांचों महाभूत होंगे, लेकिन जिस महाभूत की ज़्यादा बाहुल्य होगा वो उस महाभूत प्रधान होगा। ठीक है। फिर षड रस, रस के बेस जो हमने 6 रस देखे ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो कौन सा आहार कौन से रस वाला है, ऐसे क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है। फिर आते हैं उपयोग भेद से भी 6 प्रकार इन्होंने बताए। तो ये तो 4 हमने देखे थे, भक्ष्य, पेय, लेह और भोज्य मतलब जो आसन वाला, और एक चोष्य और चर्व्य। चोष्य मतलब जिनको चूस के सेवन किया जाए है ना। ठीक है। और चर्व्य मतलब चबाना, ज़्यादा चबाना पड़े। फिर है अष्टवीर्य, हमने पहले ऊपर दो वीर्य देखे थे, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य, उनको ही थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड में बताया है। ठीक है। शीत उष्ण तो इसके साथ में स्निग्ध और रुक्ष, मतलब स्निग्ध मतलब जो घी तेल वाले होते हैं, रुक्ष मतलब ड्राई, गुरु लघु मतलब हैवी और लाइट, और मृदु तीक्ष्ण मतलब सॉफ्ट और हार्ड। ठीक है। फिर गुरुवादी गुण के हिसाब से हमने गुरुवादी गुण देखे थे, 20 गुण होते हैं, और आप लोग अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में भी देखेंगे कि गुरुवादी 20 गुण होते हैं। गुरु मंद, हिम, स्निग्ध, लक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिरा, गुणा, सूक्ष्म, विशदा, विंशति, स विपर्याय। तो ये 10 गुण है और इनके विपरीत, जैसे गुरु का लघु, मंद का तीक्ष्ण, हिम का उष्ण, ऐसे करके जो 20 गुण होते हैं जो हमने लास्ट वीडियोस में देखे हैं। ठीक है। उसी के आधार पर जो हमने रस और गुणों का देखा था कोरिलेशन, उनमें बताया था गुण कितने होते हैं। ठीक है। फिर और कौन कौन सा आता है, इनको अभी एक बार देख लेते हैं। आहारत्व भेद से 1, योनि भेद से 2, स्थावर और जांगम, प्रभाव भेद से हितकर अहितकर, पथ्य अपथ्य, वीर्य भेद से उष्ण तीक्ष्ण, उपयोग भेद से भक्ष्य, लेह, असन और पान। फिर है पंचमहाभूत भेद से शेरस वाले, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, उपयोग भेद से फिर 6, भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह, चोष्य और चर्व्य। अष्टवीर्य भेद से शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, गुरु, लघु, मृदु और तीक्ष्ण, और गुरुवादी 20 गुण। ठीक है। फिर आचार्य चरक और सुश्रुत ने ना आहार के वर्ग बताए। तो आचार्य चरक ने ना 12 वर्ग बताए, मतलब कि जैसे वो सारी चीज़ें हम खाते हैं, चावल, दाल, सब्जियां, फल, फ्रूट, सब, तो इनको अलग अलग क्लासिफाइड किया है 12 वर्गों में। ठीक है। तो कौन कौन से 12 वर्ग बताए हैं। शुक धान्य मतलब जो चावल टाइप होते हैं ना, जो शुक मतलब क्या होता है, तोते की चोंच। ठीक है। तो उसके जैसे दिखने वाले। शमी मतलब वो पदार्थ जिनके दो, जैसे चने को 2 टुकड़े में करने पर दाल बनती है, जो दो दल वाले होते हैं ना, वो। फिर मांस वर्ग तो मांस आएगा, शाक में सब्जियां, फल वर्ग में फ्रूट्स आएंगे, हरित वर्ग में जो भी जैसे प्याज, लहसुन, मतलब जो मसाले वाली चीज़ें, या फिर ऐसा सब्जियाँ जो सब्जी भी नहीं है, फ्रूट्स भी नहीं है, वो। फिर मध्य वर्ग जल, दूध वर्ग जो, या फिर गोरस वर्ग जो गाय वगैरह से मिलते हैं, फिर दूध से बनने वाले पदार्थ। इक्षु वर्ग गन्ने से बनने वाले। कृतान्न वर्ग मतलब जैसे चावल, सत्तू, खिचड़ी, ये सब चीज़ें ना कृतान्न वर्ग में आती है। और आहार उपयोगी, इसमें सब मसाले आएंगे, पिसुंटी, मरीच, पिपली, ये सब चीज़ें। तो शुभ धान्य में ना आप लोग अष्टांग हृदय में भी पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ अपनी एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो चावल की ये वेराइटी है, रक्तशाली, महाशाली, षष्टिकशाली, यव, गोधूम, गोधूम मतलब गेहूँ। अब गेहूँ को हम 2 में डिवाइड नहीं कर सकते ना, इसलिए शुभ धान्य में। शमी में सारी दाल आएगी, मूंग, माश मतलब उड़द, कुल्थी की दाल, तिल, आड़गी दाल, मसूर, चना, ये सब। मांस वर्ग में अजा, बकरी का मांस, कुकुट, मुर्गे का मांस, गौ मांस, मत्स्य मांस। सब्जियों में शाक वर्ग में पटोल, कारवल, करेला, कुष्मांड, सरसों, शिगरू, मेथी का। फल वर्ग में द्राक्षा, दाड़िम, कपित्थ, आम, बिल्व, खजूर। इनमें से आप एक एक 2 एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है। हरित वर्ग में अदरक, मूली, प्याज, पलांडू मतलब प्याज, लहसुन, जंबीर, नींबू होता है, और अजवाइन। मध्य में मध्य के भेद है ये, सुरा, वारुणी, आसा, वरिष्ठ। जल में गंगा का जल, समुद्र का जल, दिव्य जल जो आसमान से गिरता है, वो भी बारिश के समय का जो पहला है, दूसरा वाला। ठीक है। इसमें ना एग्जामिनेशन भी होता है दिव्य जल का। फिर भौम जल, पृथ्वी से निकलने वाला। फिर दूध में जितने भी गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, इन सब से निकलने वाला दूध। और तक्र मतलब छाछ और घी। इक्षु रस, फाणित, शर्करा मतलब गुड़, शक्कर, ये सब इक्षु से ही बनती है ना, गन्ने से। कृतान्न में आता है मंडपेया, विलेपी, ओदन, यूज, शक्तु। अब मंडपेया, विलेपी क्या होता है, ये सब चावल से बनने वाली है, बस इनमें ना इनका पानी का रेशो अलग होता है, किसी में 4 गुना पानी लेते हैं, किसी में 6 गुना, किसी में 8 गुना। फिर सत्तू तो वो
क्या बोलते हैं, दाल वगैरह को भून के आटा पिसवाते हैं, वो सत्तू होता है। यूश जैसे मूंग की दाल का पानी होता है ना, वो यूश है। और मांस रस की जो अस्थि रहित मांस है उसको पीस कर कुछ मसाले वगैरह डाल के जो पका के बनाते हैं वो मांस रस है। ठीक है। फिर आहार उपयोगी में शुंठी, पिपली, मरीच, हिंगू, ये जो मसाले हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो मेडिसिन में भी काम आ रही है और आहार में भी काम आ रही है। तेल, लवण मतलब नमक, क्षार, ये सब चीज़ें। ठीक है। इसके बाद सुश्रुत ने भी बताएं द्रव्य और अन्य द्रव्य से दो बताएं कि लिक्विड वाला अलग और सॉलिड वाला अलग। तो लिक्विड में कौन कौन से, जल, क्षीर मतलब दूध, दही वाला, तक्र छाछ, घृत तेल, मधु मतलब शहद, इक्षु गन्ने का रस, मध्य और मूत्र वर्ग। ठीक है। और अन्न में बताए शालिक, धान्य, मुदक आदि, मांस, फल वर्ग, शाक वर्ग, पुष्प वर्ग, कंद वर्ग। कंद मतलब जो प्याज, शकरकंद, ये सब चीज़ें आती है ना, गराड़ू, ये सब आएंगे। लवण अलग अलग टाइप के, नमक, कृतान्न वर्ग, भक्ष्य वर्ग और अनुपान वर्ग। ऐसे सुश्रुत ने और ज़्यादा डिटेल में बताया है। तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से इतना सब नहीं, जितने बस नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन किया। और जो चार है ना, भक्ष्य, लेह, आसन और पान, इनके डेफिनेशन कि जो खाने योग्य है, जो चाटने योग्य है, जिनको थोड़ा ज़्यादा चबाना पड़ रहा है, जो पीने योग्य है, ऐसे सब। ठीक है। यह हो गया आहार का क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं आहार विधि विधान। मतलब हम अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमको किस विधि से, किस नियम का पालन करते हुए आहार लेना चाहिए। यह आहार विधि विधान रोग रहित एवं स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, किन्हीं रोगियों के लिए और जो स्वभाव से ही अत्यंत हितकारी भोजन करने वाले हैं उनके लिए भी है। ठीक है। मतलब रोगी हो, स्वस्थ व्यक्ति हो, सबके लिए ये विधान है कि सबको आहार सेवन ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है। तो आहार विधि विधान में ना 10 चीज़ें आती है। ठीक है। कि उष्ण आहार लेना चाहिए, स्निग्ध आहार लेना चाहिए, मात्रावत मतलब मात्रा के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, ना ज़्यादा और ना ही कम। जीर्ण आहार मतलब भोजन के पचने के बाद भोजन करना चाहिए, जो हमने पहले भोजन खाया था वो डाइजेस्ट हो गया उसके बाद भोजन करें। विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इष्ट उपकरणों के साथ मतलब जो अपने को प्रिय लगने वाली चीज़ें ना उनके साथ ही भोजन करना चाहिए। न अति शीघ्र बहुत जल्दी भी नहीं करना, न अति धीरे बहुत धीरे भी नहीं करना। मौन होकर बिना हंसे, ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए और हंसना भी नहीं चाहिए। और शक्ति के अनुसार मतलब हम जितना खा सके उतना ही करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें लाभ देखते हैं कि क्या क्या होंगे। उष्ण आहार से क्या लाभ होंगे उष्ण आहार के लाभ। अब भोजन के विधानों में लाभ का उपदेश करता है। ठीक है। उष्ण भोजन करना चाहिए क्योंकि गरम गरम खाने पर भोजन स्वादिष्ट लगता है। ठीक है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, भोजन शीघ्र पच जाता है, वायु का अनुलोमन होता है अर्थात अधोमार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाती है, कफ को घटाता है, इसलिए उष्ण भोजन करना चाहिए। अष्टाहार विधि विशेष आयतन का वर्णन चरक ने विमान इस सामने बताया है। ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, अगर हम गरम गरम खाना खाते हैं सबसे पहले तो स्वादिष्ट लगता है। ठीक है। हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छे से होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, भोजन जल्दी पच जाता है, वात का अनुलोमन होता है मतलब वात जो अधोमार्ग से निकल रही है उसका अवरोध नहीं होता है और कफ भी कम होता है। फिर है स्निग्ध आहार। ठीक है। स्निग्ध मतलब भोजन में थोड़ा बहुत घी वगैरह डाल के खाना चाहिए। स्निग्ध भोजन स्वादिष्ट लगता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, शीघ्र पच जाता है, वायु का अनुलोमन होता है। तो कॉमन ही दोनों में से शरीर की वृद्धि करता है, क्योंकि हमने देखा था कि घी, तेल जो स्निग्ध द्रव्य है वो हमारे शरीर के बल को बढ़ाते हैं। ठीक है। इंद्रियों को दृढ़ बनाता है, बल को बढ़ाता है, वर्ण को स्वच्छ करता है। ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि फैट फ्री करने के चक्कर में हम लोग हमारे शरीर में इतना ज़्यादा ड्राई कर दे कि हमारा जो इंद्रियां वगैरह अच्छे से काम नहीं कर रही, बल वर्ण सबका क्षय हो रहा है। ठीक है। फिर मात्रा पूर्वक आहार से लाभ कि हमें ना मात्रा के अनुसार भोजन करना चाहिए, न कभी ज़्यादा करना चाहिए न ही कम करना चाहिए। ठीक है। तो मात्रा पूर्वक आहार का सेवन करने से वात पित्त कफ प्रकोपित नहीं होते हैं, पूर्ण रूपेण आयु की ही वृद्धि होती है। ठीक है। और पचकर बिना किसी कष्ट के मल द्वार से में पहुँच जाता है, शरीर के ताप या अग्नि को नष्ट नहीं होने देता, बिना किसी पीड़ा से पच जाता है। क्या क्या है, अगर हमने मात्रा पूर्वक आहार किया तो तीनों दो साम्य अवस्था में रहेंगे, उनका प्रकोपित नहीं होंगे, आयु की वृद्धि हो गई, सही से पच करके और मल मार्ग में पहुंच जाएगा। ठीक है। और जो शरीर की अग्नि है उसको भी मैनेज करके रखेगा। तो 3 हो गए, उष्णाहार, स्निग्ध आहार और मात्रा पूर्वक आहार। फिर भोजन के पच जाने पर भोजन करने से लाभ कि हमने जो पहले भोजन खाया है उसके पच जाने के बाद ही हमको भोजन करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो पहले वाला भोजन तो पेट में ही है और हम उसके ऊपर और खा रहे तो हमारी अग्नि जितनी मंद है उससे ज़्यादा मंद हो जाएगी। ठीक है।
क्या है, क्योंकि अजीर्ण की स्थिति में किए हुए भोजन का सब भाग पूर्व आहार के न पचे हुए रस को बाद के आहार रस के साथ मिलाते हुए सभी दोषों को शीघ्र प्रकोपित कर देता है। ठीक है, जो पहले का आहार नहीं पचा था उसमें अगर ये वाला आहार का रस भी मिल जाएगा तो दोष प्रकोपित हो जाएंगे। और भोजन के पच जाने पर जब दोष अपने अपने स्थान में रहते हैं, अग्नि प्रदीप्त हो, भूख जागृत हो, श्रोतों के मुख खुले हो, डकार शुद्ध हो, हृदय शुद्ध रहता हो, वात का अनुलोमन हो, अपान वायु मल मूत्र की ठीक प्रवृत्ति हो गई हो, तब ऐसी स्थिति में किया गया भोजन। तो कौन कौन सी स्थिति है, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा पहले का भोजन पच गया है? तो क्या है, दोष अपने अपने स्थान में रहते हैं, अग्नि प्रदीप्त रहती है। ठीक है, हमको ऐसे भूख लगने लग जाती है, भूख जागृत होती है, श्रोतों के मार्ग खुले होते, डकार आ जाती है, हृदय में भी थोड़ा हल्कापन लगता है, वात का अनुलोमन होता है, फिर अपान वायु मूत्र और मल की प्रवृत्ति हो जाती है। तो समझ में आ जाता है कि हाँ, पहले किया हुआ भोजन पच गया है। तो उसके बाद अगर हमने भोजन किया तो क्या होगा, धातुओं को दूषित न करता हुआ केवल आयु को बढ़ाता है। ठीक है, फिर है अविरुद्ध वीर्य वाला। विरुद्ध चीज़ें जैसे कि मछली के साथ दूध, फिर दही के साथ दूध, ऐसी चीज़ें जो मतलब अपोजिट गुण वाली होती है, जिससे शरीर में दोषों का प्रकोप हो जाता है, ऐसी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। तो अविरुद्ध वाले आहार का सेवन करने से क्या होता है, विकारों क्या होता है, अविरुद्ध वाले आहार का सेवन करने वाले व्यक्ति विरुद्ध वीर्य वाले आहार के सेवन से उत्पन्न वाले विकारों से आक्रांत नहीं होते। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डिसीज होती है उससे, इंडाइजेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, स्किन डिसीज़, ये सब होती है विरुद्ध आहार से। तो अगर हम ऐसा आहार ही नहीं लेंगे तो हमको ऐसी डिसीज़ ही नहीं होगी। ठीक है, इष्ट देश में तथा इष्ट उपकरणों के साथ जो हमको मन के अनुकूल हो ऐसी सामग्री के साथ भोजन करना चाहिए। ठीक है, मनपसंद स्थान में बैठकर भोजन करने वाला व्यक्ति अप्रिय स्थान में बैठकर भोजन करने से उत्पन्न होने वाले मनोविकारों से ग्रस्त नहीं होता। मतलब आसपास बहुत गंदा फैला हुआ है और हमको अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी अगर हमको वहाँ पे बैठ के खाना खाना पड़ रहा है तो उससे हमारा खाना भी सही से डाइजेस्ट नहीं होता और हमारा मन भी नहीं लगता खाने से। इसलिए मनपसंद जगह पे भोजन करना चाहिए। इस प्रकार भोजन के उपयोगी पात्र, आसन, आहार के प्रकार जब मन के अनुकूल हो, जब कोई मानसिक उद्विग्नता या फिर कोई मनोविकार नहीं होते, इसलिए मनो अनुकूल आहार का सेवन करना चाहिए। कि जो खाना हमको अच्छा लग रहा है हमें उसी का सेवन करना चाहिए। अगर हमारे मन को अच्छा नहीं लगता, हमारे मन में थोड़ी इरिटेशन होती है, खाना खाने का मन नहीं होता है, इसलिए जो हमको अच्छा लगे वैसी जगह पे आहार करना चाहिए जिससे हम पेट भर के भोजन कर सकें। फिर है अति शीघ्रता से भोजन करना हानिकारक। अगर हमने बहुत जल्दी भोजन खाया तो भोजन अनुचित मार्ग मतलब श्वास नली में चला जाएगा, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा। ठीक है, उससे जैसे क्या होता है, शरीर में अवसाद होता है, मतलब डिप्रेशन हो जाता है। आजकल अपने ठीक स्थान आमाशय में नहीं पहुँचा, भोजन अपने ठीक स्थान आमाशय में नहीं पहुँचता है और भोजन में कोई दोष जैसे बाल या फिर कुछ भी पदार्थ अगर होते हैं और भोजन में स्वाद या उत्तमता का भी पता नहीं चलता है। ठीक है, अगर हम बहुत जल्दी खा रहे तो अगर भोजन में कुछ गिरा भी है तो हम तो खा जाएंगे, हमको पता नहीं चलेगा और फिर वो अंदर भी जाएगा तो भोजन इसोफेगस की जगह पे ट्रेकिया में चला गया तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, एस्फिक्सिया वगैरह होने की कंडीशन बन जाती है। इसलिए हमको भोजन आराम से खाना चाहिए। अति धीरे धीरे भोजन करने से हानि। अब अब बोला धीरे खाना है तो इतना धीरे धीरे खा रहे कि कुछ लग ही नहीं रहा कि हमने खाना भी खाया है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे भोजन करने से क्या था, भोजन से तृप्त नहीं होता। ठीक है, बहुत सा भोजन कर जाता है, भोजन ठंडा हो जाता है, आहार का पाक विषम होता है, कभी पचता है कभी नहीं पचता है। ठीक है, हम इतना धीरे धीरे खा रहे कि हमारे थाली में रखा हुआ भोजन बहुत ठंडा हो गया और हमको लग ही नहीं रहा कि हमने कुछ खाया है, हमने बहुत सारा खा लिया फिर भी ऐसा लग रहा कि अभी पेट खाली है और डाइजेशन भी सही से नहीं होता है। मौन होकर बिना हंसते हुए एकाग्रचित भोजन करना चाहिए। बातचीत न करते हुए और न हंसते हुए एकाग्र होकर भोजन करना चाहिए। ठीक है, बोलते हुए हंसते हुए अन्य मनस्क होकर भोजन करने से वही दोष होते हैं जो अति शीघ्र में होते हैं। ठीक है, कि वही अगर दूसरे मार्ग में चला जाता है, श्वास नली में चला जाता है और अगर हम बात कर रहे हैं हमारा ध्यान कहीं और है तो हमें खाने में कुछ गंदगी है फिर भी हमने उसको खा लिया तो हमको पता नहीं चलेगा। शक्ति के अनुसार भोजन, कि हमको जितना हमसे सहन हो सके हमें उतना ही भोजन करना चाहिए। अपनी जठराग्नि तथा शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही अच्छी तरह से देखकर भोजन करना चाहिए। यह आहार मेरे लिए हितकर है या अहितकर है, इस बात का विचार करके अनुकूल साथ में आहार का ज्ञान हो उसके हिसाब से भोजन करना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा आहार विधि विधान कि ये 10 चीज़ों का हमें हमेशा से ध्यान में रख के भोजन करना चाहिए कि उष्ण आहार, स्निग्ध आहार, फिर हमको मात्रापूर्वक आहार का सेवन करना है,
ठीक है। भोजन पच जाने पर भोजन करना है, अविरुद्ध वीर्य वाला भोजन नहीं करना है, इष्ट देश में भोजन करना है, अति शीघ्र नहीं करना है, अति धीरे नहीं करना है, मौन होकर करना है और शक्ति के अनुसार विचार करके भोजन करना है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है सिलेबस में अगला पॉइंट, अष्टाहार विधि विशेष आयतन। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, आहार की निरुक्ति, परिभाषा, उसका क्लासिफिकेशन, उसका सिग्निफिकेंस मतलब उसका प्रमुखत्व क्या है, उसके कर्म देख लिया हमने, आहार विधि विशेष आयतन देख लिया। ठीक है। अब हम देखते हैं अष्टाहार विधि विशेष आयतन। अष्टाहार विधि विशेष आयतन 8 विधान आहार के लिए हित या अहित होने के कारणों को बताते हैं कि हमें 8 चीज़ों को ध्यान में रखकर भोजन करना चाहिए। मतलब ये 8 चीज़ें ये बताती कि हम अच्छा आहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका श्लोक याद करना क्योंकि बहुत बार आ चुका है, 10 नंबर में 5 नंबर में आता ही है। क्या है, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयुक्ता, अष्टमानी। ठीक है। क्या क्या है, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्थान और उपयुक्ता, ये 8 चीज़ें। ठीक है। अष्टाहार विधि विशेष आयतन। सबसे पहला क्या है, प्रकृति। प्रकृति क्या होती है, हमने प्रकृति वाला टॉपिक भी पढ़ा कि हम नेचर, तो हमको स्वभाव कि आहार का भी हमको स्वभाव होना चाहिए, स्वभाव को ही प्रकृति कहता है। ठीक है। तत्र प्रकृति रुच्यते स्वभाव यह स पुनराहार औषध द्रव्यण। वह स्वभाव आहार द्रव्य और औषध द्रव्य में स्वभाव से ही रहने वाले लघु गुरु गुण के कारण होता है। ठीक है। हमारा स्वभाव होता है, वैसे आहार वगैरह का भी होता है कि कौन सा आहार गुरु है, कौन सा लघु है, कौन सा स्निग्ध है, कौन सा रुक्ष है। तो उसके हिसाब से हमको विचार करना चाहिए कि गुरु गुण वाले आहार कैसे होते हैं, जैसे मांस, दूध, इक्षु मतलब गन्ना और व्रीहि। ठीक है। तो ये गुरु आहार है, तो हमको विचार करना चाहिए कि हम अगर गुरु आहार करेंगे तो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर हमको ज़्यादा भूख लग रही है, हमारी अग्नि अच्छी, तो हम गुरु आहार कर सकते हैं। ठीक है। फिर लघु गुण वाला मूंग, रक्त, षष्टिशाली और जांगल मांस, तो हमको ये बताते हैं कि ये जो आहार है, ठीक है, ये मांस, दूध, इक्षु और व्रीहि ये गुरु है। तो अगर हमको ये पता है कि ये गुरु है तो हम हमारे हिसाब से सोच के खा सकते हैं ना कि अगर हमको गुरु आहार लेना है, और ये लघु है तो ये इनका स्वभाव, ये उनकी प्रकृति है। ठीक है। फिर काल, प्रकृति, करण है ना। करण मतलब क्या होता है, संस्कार करना। ठीक है। उस पर कुछ ना कुछ ऐसे करना जिससे उसकी क्वालिटी और बढ़ जाए। ठीक है। संस्कारित करना, गुणों को बढ़ाना, स्वाभाविक द्रव्यों के गुणों में वृद्धि के लिए संस्कार करना करण है। या फिर उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे छोंक लगाना, उबालना, सेकना, जो भी करना, ये सब एक तरह के संस्कार हो गए। ठीक है। तो जो द्रव्य है उसके गुणों में वृद्धि करने के लिए जो कर्म किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, संस्कार। संस्कार के द्वारा द्रव्य के गुणों का आधान होता है। संस्कारो ही गुणांतर आधानम उच्यते। ठीक है। संस्कार बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, तोय सन्निकर्ष। तोय मतलब क्या होता है, जल। मतलब जल के सन्निकर्ष से क्या क्या कर सकते हैं, तो हम द्रव्य को क्या कर सकते हैं, जल में भिगो सकते हैं और जल में घोल सकते हैं। ठीक है। तो पंचविध कषाय कल्पना आप आगे पढ़ेंगे, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हीम और फांड। ठीक है। ये 5 प्रकार के मेडिसिन के फॉर्म होते हैं कि स्वरस मतलब किसी का जूस निकालना, कल्क मतलब चटनी जैसे बनाना, क्वाथ मतलब जो काढ़ा बनाना उबाल के, हीम मतलब ठंडे पानी में मेडिसिन को करना, फांड मतलब गर्म पानी में सिर्फ गर्म पानी करके फिर बाद में मेडिसिन डालना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से हम संस्कार करते हैं। ठीक है। फिर अगला है सोच। सोच मतलब शोधन करना, धोना, साफ करना, शुद्धि करना, किसी चीज़ में कुछ गंदगी है, कुछ है तो उसको साफ करना। ठीक है। अग्नि सन्निकर्ष कि अग्नि के संयोग से कुछ संस्कार करना, जैसे वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, ऊर्ध्वपातन, दीर्घपातन, क्वाथ निर्माण। ऊर्ध्वपातन मतलब क्या होता है कि कुछ मेडिसिन को मतलब बर्तन रख के उसको गर्म करना, फिर वो उसकी वेपर्स में जाके और फिर दूसरी जगह जाएगी। ठीक है। फिर दीर्घपातन की इस बर्तन से थोड़ा टेढ़ा करके नहीं लगाएंगे तो उसमें जाएगा। क्वाथ का निर्माण करना, तो ये सब चीज़। तो अग्नि के सन्निकर्ष क्या कि तंडुल मतलब चावल गुरु गुण वाले होते हैं, लेकिन हम उसको जब आँख पे पकाते हैं तो वो लघु गुण होता है। मतलब उसके गुणों में बदलाव हो रहा है, या फिर अगर हम उसके गुणों को बढ़ा रहे हैं तो वो संस्कार है। मंथन मतलब क्या, तो मथना, जैसे हम दही से छाछ बनाते हैं तो दही शोध कर होता है, मतलब दही में क्या होता है, वो इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हम उसको मथ कर जब छाछ बना देते हैं तो वो शोधज्ञ हो जाता है। ठीक है। फिर होता है देश।
कि स्पेसिफिक एरिया होता है कि वहाँ की चीज़ अच्छी होती है, कि आनुप मांस गुरु है, जांगल देश के प्राणियों का मांस लघु है, और साधारण देश वालों का ना अति गुरु है और न अति लघु है। ठीक है। केसर कश्मीर की अच्छी है, अश्वगंधा नागौर राजस्थान की अच्छी है, और पिपली बिहार की अच्छी है। ठीक है। फिर है काल, समय। ठीक है। काल मतलब ऋतु का भी फर्क पड़ता है, कि नया वाला चावल कार्य में श्रेष्ठ है। ठीक है, मतलब पतला कराने में, और पुराना वाला स्थूल में नहीं। ऐसा है कि कार्य व्यक्ति में, जो पतले व्यक्ति है ना, उनके लिए नया चावल अच्छा है, और जो मोटे हैं उनके लिए पुराना वाला। फिर नित्य सेवन द्रव्य में बाल मूलक, जो मूली है ना वो भी जो छोटी वाली होती है वो। अपक्व कदली, जो कच्चा वाला केला होता है ना उसको नहीं सेवन करना चाहिए, पका वाला सेवन करते हैं। ठीक है। अपक्व बिल्व सेवनीय है, मतलब ऐसा है कि समय के हिसाब से, अगर वो कच्चा था तो उसको सेवन नहीं करा, लेकिन उसको पकने के बाद हम सेवन कर रहे हैं। ठीक है। फिर वासन मतलब क्या होता है, उसको सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करना, किसी में दुर्गंध आ रही है तो उसको सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करके उसको खाने योग्य बनाना। भावना देना, कि कुछ द्रव्य है, जैसे हम आगे आप लोग पढ़ोगे कि सोना चांदी, जैसे उनसे स्वर्ण भस्म वगैरह बनाती है, उनका शोधन करने के लिए हम क्वार्ट्ज स्वरस की भावना देते हैं उसको। ठीक है। भाजन मतलब बर्तन का भी फर्क पड़ता है, पात्र विशेष में रखने पर गुणों में वृद्धि होती है, कि त्रिफला को अगर हम लोहे के पात्र में रखते तो उसकी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। घी को 10 दिन कांस्य के पात्र में रखेंगे तो वो विष के समान हो जाता है, इसलिए हमको ये सब ध्यान होना जरूरी है। ठीक है। काल प्रकर्ष, बहुत अधिक समय बीतने पर विशेष प्रभाव, जैसे आशा वरिष्ठ आदि होते ना, जो चीज़ें फर्मेंटेशन से बनाई जाती है उनको और लंबे समय तक रखेंगे तो उनकी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी होगी। और आचार रसायन बनाने के लिए निर्धारित समय, मतलब जो आगे आप चारा चिकित्सा स्थान में पढ़ोगे वहाँ पे बहुत सारे रसायन बताएं। ठीक है। तो उन रसायन के लिए स्पेसिफिक बताएं कि इसको इतने दिन तक रखना है। तो ये हो गया संस्कार। क्या कहता, तोय सन्निकर्ष, सोच, अग्नि सन्निकर्ष, मंथन, देश, काल, वासन, भावना, भाजन और काल प्रकर्ष। आपको स्पेशल अलग से ऐसा नहीं आएगा कि आप संस्कार को 5 नंबर में बताओ, अगर संस्कार आता भी तो 2 नंबर में आएगा। तो अगर आप इन सब के नाम भी आपको पता है तो भी काफ़ी है इतना, और अगर ये 5 या 10 नंबर में आता है तो भी आप 1-2 के नाम लिख के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है। तो प्रकृति और संस्कार हो गया, संस्कार मतलब करण। ठीक है। अब है संयोग। संयोग मतलब क्या करना होता है, जोड़ना, ऐड करना। ठीक है। तो संयोग क्या है, संयोग पुनर्द्वयोर बहुनाम व द्रव्याणाम संहति भाव सविशेषम आरभते, 2 या 2 से अधिक द्रव्यों का एक साथ मिलाना संयोग है। जो कर्म एक द्रव्य नहीं होता है वह अनेक के संयोग से हो जाता है। ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को मिलाना क्या होता है, संयोग। कि अगर एक द्रव्य में कुछ क्वालिटी नहीं है कि हाँ वो अकेला उस काम को नहीं कर सकता, तो हम उसमें दूसरा मिला सकते हैं। जैसे मधु और घी एक साथ मिलाकर क्या करते हैं, मारक होते हैं, मतलब विष के समान काम होते हैं। अगर हमने मधु मतलब हनी और घी, इन दोनों को अगर हमने इक्वल क्वांटिटी में लिया तो वो विष के समान होते हैं, लेकिन वो पृथक पृथक स्वास्थ्यप्रद है, अच्छा है ना हमारे हेल्थ के लिए। वैसे मछली और दूध को एक साथ में लिया तो कुछ स्किन डिसीज होती है, लेकिन वो अलग अलग हमारे लिए हेल्पफुल है। इसीलिए संयोग पर फ़र्क पड़ता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो साथ में मिलकर अच्छा काम करती है, कुछ ऐसी जो साथ में मिलकर डिसीज करती है, इसलिए हमको संयोग के बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है। फिर है राशि। राशि मतलब क्या होता है, मात्रा। ठीक है। राशि मतलब क्या होता है, मात्रा। ठीक है। राशिस्तु सर्वग्रह परिग्रह मात्रा अमात्र फल विनिश्चार्थ। राशि 2 प्रकार की होती है, सर्वग्रह और परिग्रह। सर्वग्रह मतलब क्या होता है कि अन्न, मांस, सूप आदि एक पिंड बनाकर प्रमाण ग्रहण करें। मतलब जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हमारी थाली में जितनी भी चीज़ें रखी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, पापड़, सब, इन सबको मिला करके जो प्रमाण होता है कि ये सब मिला के आधा किलो है। ठीक है। तो ये हो गया सर्वग्रह। और पृथक पृथक मात्रा में ग्रहण करना क्या होता है, परिग्रह होता है। ठीक है। कि मतलब 100 ग्राम चावल लिए, 50 ग्राम दाल ली, ये परिग्रह है। और पूरा आधा किलो हमने लिया है, वो क्या है, सर्वग्रह। तो राशि का इसलिए कि हमको मात्रा के अनुसार करना चाहिए। अगर हमने मात्रा के हिसाब से आहार किया तो वो शुभ फल देने वाला है, और अगर हमने अमात्रावत आहार किया तो वो अशुभ फल देने वाला है। ठीक है। उसके बाद आता है देश। देश पुनः स्थानम स
द्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचारो देशात्म च चष्टते। मतलब आहार द्रव्य और उपयोग करने वाले की उत्पत्ति स्थान को देश कहते हैं। ठीक है, कि हम जो खा रहे हैं भोजन वो किस देश से बना है, मतलब किस देश में उत्पन्न हुआ है, और जो व्यक्ति है जो हम खा रहे हैं हम किस देश में रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। कि हिमालय में उत्पन्न औषधियाँ सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन मरुभूमि में मतलब राजस्थान वगैरह मरुद्भव है, डिज़र्ट वगैरह डेजर्ट, उनमें जो उत्पन्न औषधियाँ हैं ना वो लघु है। ठीक है, आनुप देश में उत्पन्न क्या होता है, रुक्ष और उष्ण होते हैं, और जंगल देश वाले शीत और स्निग्ध होते हैं। तो देश का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, हमको देश का विचार करके करना चाहिए। ठीक है, फिर काल मतलब समय। कालो ही नित्यगश्च अवस्थिकश्च। नित्यक और आवश्यक दो काल होते हैं। नित्य मतलब क्या होता है, प्रतिदिन करने वाला, ऋतु के अनुसार करने वाला आहार विहार नित्यक है, कि हमको हमेशा ऐसे इस ऋतु में ऐसा आहार का सेवन करना है, इस ऋतु में ऐसा करना चाहिए। ठीक है, और आवश्यक मतलब अवस्था, स्पेसिफिक कुछ कंडीशन बन रही है, व्याधि के अनुसार करने वाला आहार विहार, कि अगर किसी को कुछ कफ वाली व्याधि हो रही है तो हम उसको कफ शामक आहार देंगे ना, तो वो काल के हिसाब से, कि नित्यक और आवश्यक। फिर है उपयोक्ता पुनर्यस्तम आहारम उपयुक्ते यदाक्तम औक्षात्म्य। जिस व्यक्ति के द्वारा आहार का सेवन किया जाता है उसे उपयोक्ता कहते हैं। मतलब जो आहार खा रहा है, जिसके लिए हम ये सब विचार कर रहे हैं, वो क्या है, उपयोक्ता। इसके अधीन क्या है, औक्षात में आता है। औक्षात में क्या होता है, लगातार खाते रहने से जो पदार्थ पथ्य अपत्य व्यक्ति के अनुकूल पड़ जाता है वो औक्षात में। मतलब कोई व्यक्ति कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है लेकिन उसको वो रेगुलर ले रहा है, जैसे कोई जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो लोग रेगुलर रोज़ पी रहे हैं, तो अगर वो उन्होंने किसी एक दिन ज़्यादा पी ले तो उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि उनके लिए वो ओक साथ में हो गया है। वो गलत है लेकिन वो साथ में है। ठीक है, साथ में मतलब क्या, तो उनके लिए ऑप्टिमम है कि हाँ उनके लिए वो इतना लेंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। लेकिन जिसने आज तक नहीं लिया, अगर उसने थोड़ा भी ले लिया उसमें कुछ न कुछ डिसीज़ होगी। तो उपयोक्ता को हम सब विचार करके ले रहे हैं, लेकिन अगर उसको कोई सी चीज़ ओक साथ में है तो उसको धीरे धीरे छुड़वाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओक साथ में हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसको पथ्य मतलब धीरे धीरे लाइन से, जैसे कि आज थोड़ा कम कर रहे हैं, फिर थोड़ा और कम, उसके हिसाब से अगर हम पादांतर क्रम से अगर हम उसको कम करवाते हैं तो वो साथ में भी एक समय पर छूट जाते हैं। ये तो हो गया उपयोक्ता। फिर आता है उपयोग संस्था। ठीक है, उपयोग संस्था क्या है, उपयोग संस्था का अर्थ है उपयोग का नियम। ठीक है, यह भोजन के पच जाने की अपेक्षा करता है। आहार के पच जाने का लक्षण जैसे शुद्ध डकार आना, उत्साह, मलमूत्र की उचित रूप से प्रवृत्ति और शरीर में हल्कापन, भूख प्यास लगना, ये सब उपयोग संस्था। मतलब हमको ये देखना है कि भोजन सही से पच रहा है कि नहीं, हमने जो खाना खाया है वो सही से पच रहा है, जो हम उपयोग कर रहे हैं वो उसके नियमों का पालन सही से हो रहा है कि नहीं। तो आहार के पच जाने के क्या नियम है, शुद्ध डकार आना, उत्साह, मलमूत्र की उचित रूप से प्रवृत्ति, शरीर में हल्कापन और भूख प्यास लगना, ये सब है सही से हमारा भोजन पचा है कि नहीं, इसके नियम। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया आहार विधि विशेष आयतन। ठीक है, अष्टाहार विधि विशेष आयतन होता है प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोक्ता और उपयोग संस्थान। ठीक है, अब हमारे इस पॉइंट का लास्ट टॉपिक क्या है, आहार परिणाम कर भाव। ठीक है, कि आहार के परिणाम मतलब आहार अच्छे से हमारे शरीर में उसका रिजल्ट दिखे, उसके लिए कौन से भाव हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उत्तम रीति में आहार के परिपाक में ये भाव कारण होते हैं। आहार परिणाम करास्त्वी में भाव भवंती तथा उष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल, संयोगश्च, 6 भाव होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 6 हैं, उष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और संयोग। ठीक है, उष्मा क्या है, त्रयोदश अग्नि, 13 प्रकार की जो अग्नियाँ हैं वो, उसमें भी पाचक पित्त मतलब जो जठराग्नि, 5 महाभूतों की अग्नि और 7 धातुओं की अग्नि। तो अग्नि पे हम डिपेंड करता है ना कि हमारा डाइजेशन कैसे हो रहा है। वायु का ठीक ठीक व्यापार होना, जो हमारी जो वात है, वात पित्त कफ तीनों में से जो वात है अगर वो सही से है तो हमारे वात पित्त कफ तीनों सही होंगे, और अगर प्राकृत वात क्या करता है, डाइजेशन वगैरह में हेल्प कराता है। फिर क्लेद, भोजन में जल अंश द्वारा क्लीनता उत्पन्न करना। जैसे हम लोग मॉडर्न की व्यू से भी देखें, अगर म्यूकस नहीं होगा तो भोजन को डाइजेशन होने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। वैसे ही अगर भोजन में जल अंश थोड़ा तो होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रुक्षता होगी तो भोजन का जो बोलस बनता है वो नहीं बन पाएगा प्रॉपर। ठीक है,
फिर स्निग्धता आदि द्वारा आहार का स्निग्ध एवं मृदु होना। हमने देखा कि हमको स्निग्ध आहार का सेवन करना चाहिए, क्योंकि स्निग्ध आहार क्या करता है, भोजन को पचाता है, जठराग्नि को बढ़ाता है, इसलिए स्नेहन होना चाहिए। पाककाल, प्रातः सायं भोजन का पच जाना, कि जो हमारा भोजन हम कर रहे हैं वो सही से टाइम पे डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। अगर शाम का किया हुआ भोजन अगर अभी नहीं पचा और हमने फिर से उसके ऊपर भोजन कर दिया तो उससे डिसीज हो सकती है, ठीक है। और आहार विधि विशेषायतन, जो संयोगस्य ना, जो आहार विधि विशेषायतन के जो 8 भाव है उनका सही प्रकार से प्रयोग करना। इन भाव की अनुकूलता से आहार का परिपाक ठीक प्रकार से हो जाता है। तो ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, पाककाल और आहार विधि विशेषायतन का संयोग, ये क्या है, 6 आहार परिणाम कर भाव है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको इसके नोट्स डाउनलोड करने हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए उस पर जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।